जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत रखो तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 11th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो हम इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़े ही थे। तो आइए, चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर है इकाई 1, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। हम पूरे डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, भले के साथ, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हमने जाना ही है, एक बार और थोड़ा सा नॉर्मली चर्चा कर लेते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहते हैं, इसमें जो भी संगठन है, गुण है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसी के बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं, रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। जो रसायन विज्ञान है, इसका जन्म कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। जो 17वीं शताब्दी था उसी के मध्य में हुआ था। और आधुनिक रसायन कला नहीं विज्ञान है। जो आधुनिक रसायन है, पहले क्या था, पहले के रसायन विज्ञान क्या कहते थे, कला कहते थे, लेकिन क्या है, जो आधुनिक रसायन कला ही नहीं, क्या है, यह विज्ञान है। और रसायन के असाधारण आधुनिक विकास को देखते हुए इसे शाखाओं और उपशाखाओं में विभक्त कर दिया गया। मतलब क्या किया, जैसे जैसे प्रयोग हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ रसायन विज्ञान का, उसको क्या किया गया, कई रूपों में बांट दिया गया। तो रसायन विज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं निम्न है। रसायन विज्ञान की क्या है, 4 प्रमुख शाखाएं हैं, वो निम्न है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन और चौथा है विश्लेषिक रसायन। तो हमने इंट्रोडक्शन में इन सब के बारे में बताया था, मतलब एक प्रकार के बारे में, लेकिन हमने क्या किया था, परिभाषा को बोला था कि क्या हम आगे आपको बताएंगे अच्छे से। तो वो समय आ चुका है। तो अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंग्लिश भी जानते रहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया था। मतलब जो भी तत्व हैं उनके क्या किया था, यौगिक जिनसे मिलकर बना है, का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, जो भी कार्बन से मिलकर बने यौगिक हैं उनको क्या कहते हैं, छोड़कर जो भी यौगिक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या हो गया, तो कार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत क्या है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। मतलब क्या होगा, C6, H12, C2, H5, CO2, ये सब क्या है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ये सब आएंगे। तो क्या करेंगे हम, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, उसे क्या कहेंगे, हम कार्बनिक रसायन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आ गया फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन क्या होता है। तो भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, किसी भी चीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी चीज को क्या करेंगे, गर्म करेंगे या उबालते हैं, मान लीजिए पानी को क्या करेंगे, उबालेंगे, क्या होगा, वह भाप बनकर उड़ेगा। तो सब के बारे में क्या करेंगे, उनके नियमों, मतलब किस नियम और किस सिद्धांत पर क्या हो रहा है, वह उबल रहा है या बर्फ पानी बन रहा है या पानी बर्फ बन रहा है और बर्फ वाष्प बन रहा है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला है विश्लेषिक रसायन, मतलब एनालिटिकल, मतलब क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो भी कोई भी पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ इसमें रखा गया है, वह कितनी मात्रा में है और वह क्या है, कैसे है, तो उसका क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। और रसायन की कुछ उप शाखाएं भी निम्न है। मतलब रसायन की क्या है, कुछ उप शाखाएं हैं। जैसे विश्लेषिक रसायन हो गया, तो इसके क्या होंगे, कुछ उप शाखाएं हैं छोटे छोटे, जिसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल। औद्योगिक रसायन में क्या होगा, इंडस्ट्रियल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, इसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे, थोड़ा लिखने में गलती हो गई। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, मतलब क्या करें, किसी भी पदार्थ का क्या है, बृहद परिमाण में निर्माण, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में निर्माण संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया था। मतलब क्या है, अधिक मात्रा में। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है, औद्योगिक मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा निर्माण
करने की विधियों का क्या किया था, अध्ययन, मतलब बड़े पैमाने पर किसी भी चीज का क्या उत्पादन करने में। फिर आ गया बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। ये होता क्या है, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये जो जैव रसायन है इसमें क्या होता है, कोई भी चीज क्या देखते हैं, क्या हो गया, कोई भी चीज मर गया तो क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से क्या करते हैं, पता लगाते हैं, मतलब कब का मरा हुआ, कितने साल पुराना है, तो बताते हैं ना, तो मतलब इतना साल पुराना ये चीज है, इतना साल पुराना है, इस समय का है। इन सब के बारे में क्या करते हैं हम इसी केमिस्ट्री में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो जैव रसायन हो जाएगा। फिर अगला है कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो कृषि में क्या हो गया, आप कीटनाशक डाल रहे हैं, खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, ये सब जो भी चीज हम डालते हैं इसके बारे ये सब कहाँ से बनता है, कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो भाई जानते हैं इसका महत्व क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व क्या होता है। रसायन विज्ञान तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसके बारे में जान लिए, प्रकार जान लिए, तो इसका क्या महत्व है, मतलब जब किसी भी चीज का महत्व रहेगा तभी तो उसको पढ़ने का फायदा है। तो इसका महत्व क्या है, तो आइए जानते हैं। तो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन या उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, मस्तिष्क हमारा कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर का प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, मतलब क्या है, साबुन जो नहाते हैं, जो भी दवा हम खाते हैं, बहुलक मतलब जो ये सब बनते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक ये सब क्या होते हैं, बहुलक से बनते हैं, कपड़े उपड़े, बहुलकों, रंगों मतलब जिस रंग से क्या होती है, रंगाई होती है, अपमार्जक जो कपड़े धोने के साबुन वबुन आते हैं, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योग में होता है। मतलब क्या होगा, जो बड़ी बड़ी उद्योग हैं इन सब में क्या होता है, इन्हीं रसायन का ही क्या होता है, उपयोग होता है, रसायन विज्ञान का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा है रसायन विज्ञान में क्या होता है, द्रव्यों पदार्थों का अध्ययन करते हैं, संगठन का अध्ययन करते हैं, मतलब द्रव्य किससे किससे मिलकर बना है, उसका संगठन क्या क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं हम जो अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले द्रव्य होता क्या है, मैटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो इंग्लिश हिंदी आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो द्रव्य किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, भार होता है, मतलब जिसमें थोड़ा वजन हो, उसे जिसका ज्ञान क्या करते हैं हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, मतलब अपने आंख द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जो भी वस्तु है जिसको हम क्या करते हैं, आंख से देखकर हम क्या करते हैं, पता लगा, अपने ज्ञान इंद्रिया जो भी क्या है, आंख नाक कान जो जीव क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या है, ये कोई वस्तु है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो हमें उम्मीद है ये द्रव्य की परिभाषा, ये पहला ही आपका द्रव्य की परिभाषा आपको याद हो गया होगा। तो इसका विकल्प में पूछ देगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, स्थान, द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य स्थान नहीं घेरता है, द्रव्य में भार होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या कर सकते हैं आप लगा देंगे, क्या द्रव्य क्या होता है, स्थान घेरता है, इसमें भार होता है, इसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे क्या हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सभी जीव आदि क्या द्रव्य से बने हैं। जो भी चीजें हैं हम भी क्या है, द्रव्य से ही बने हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो भी जीव जंतु सारे चीज क्या है, द्रव्य से ही बने हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, द्रव्य की क्या होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। मतलब हम बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्या द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, हमें यहाँ 3 ही पढ़ना है। एक आ गया प्लाज्मा आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं, तो इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर 3 पढ़िए, धीरे धीरे आप क्लास बढ़ेंगे तो नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ जो जो पढ़ना है, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो इतना ही जितना पढ़ना है सिलेबस में उतना ही देखिए। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस क्या होता है, ठोसों के कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। जो ठोस होता है उसके कण क्या होते हैं, ऐसे एकदम क्या होंगे, ठोस के जो कण होंगे क्या होंगे, एकदम सटे हुए होंगे, ऐसे एकदम सटे होंगे, मतलब क्या होते हैं, एकदम संगठित रूप से क्या होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। ठोसों के कण क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से होते हैं, ऐसे क्या होगा,
कोई भी ठोस होगा तो क्या होगा, उसमें स्थान नहीं होगा, बीच में क्या होगा, कोई भी स्थान नहीं होगा। तो ठोसों के कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। फिर द्रव्य क्या होता है, द्रव के कण पास पास होते हैं फिर भी ये गति कर सकते हैं। तो द्रव के कण क्या होते हैं, ऐसे होंगे, इतना थोड़ा दूर दूर होंगे, ऐसे होंगे। जैसे क्या हो गया पानी, जो पानी है उसे क्या करेंगे, जिस बर्तन में चाहेंगे रख लेंगे। अभी क्या पत्थर हो गया, तो पत्थर को हम कहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, द्रव्य, द्रव्यों के कण क्या होते हैं, पास पास तो होंगे, मतलब ये भी क्या है, पास ही पास है, लेकिन क्या होते हैं, जिस बर्तन में चाहेंगे उसमें गिरा सकते हैं। तो क्या होते हैं, ये गति कर सकते हैं। फिर गैस क्या होता है, गैस के ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। जैसे कोई भी किसी बर्तन में क्या कीजिए, गैस भर देंगे तो क्या होगा, पूरा तरफ उसमें क्या होता है, पूरा फैला होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और ये बहुत आसानी तथा तेजी से गति करते हैं। यदि क्या करेंगे, आप अगरबत्ती सुलगाते हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, फैलता है। उसका खुशबू क्या आती है, सेंट अभी खोल देते हैं, क्या होगा, सेंट की शीशी खोल देते क्या होगा, ऐसे चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो क्या होते हैं, इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। कणों की व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण निम्न है। मतलब क्या होते हैं, इनकी व्यवस्थाओं के, जो ठोस द्रव गैस हैं, तो इनमें क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में, इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। ठोस, ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। जो ठोस है मतलब ये इतना बड़ा है तो क्या होगा, जहां रखेंगे वहीं हो जाएगा। लेकिन द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव क्या होगा, किसी गिलास में रखेंगे क्या होगा, उतना ही पानी होगा, जितना आयतन घेरेगा क्या होगा, द्रव क्या होता है, उतना ही निश्चित आयतन, आयतन तो निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होता। मतलब क्या करेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा पानी, लोटे में रखेंगे लोटे के, भगोने में रखेंगे भगोने का, जिस बर्तन में रखेंगे क्या होगा, उसी का आकार धारण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो द्रव का क्या होता है, ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का क्या होता है, निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। इसका क्या होगा, न तो आकार है न आयतन है, जहां ऐसा जहां चाहेगा वहां घूमता रहता है। तो न आकार है न ही आयतन निश्चित रहता है, वह उसे उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। गैस को जिसमें रखेंगे उसमें क्या होगा, पूरी रूप से क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो क्या होता है, न गैस का क्या होता है, न तो आकार निश्चित होगा, न आयतन निश्चित होगा, न ही जिसमें उसे रखेंगे क्या होगा, उसी का आकार धारण कर लेगा। लेकिन द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, और ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। तो अंतर लिखने के लिए आए तो क्या लिख देंगे, ठोस का दो अंतर तो आसानी लिख देंगे, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का निश्चित आकार होता है। ठोस क्या होता है, निश्चित आकार निश्चित आयतन का होता है, और द्रव निश्चित आयतन का होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ठोस क्या होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे उसका धारण कर लेगा। और ठोस के कण, ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत बहुत पास पास होते हैं, द्रव के ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस के कण क्या, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। तो आसानी से आप अंतर लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ताप और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन। एक क्या करेंगे, ताप बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें तो क्या परिवर्तन आएगा। इस द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे से परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनको क्या कर सकते हैं, एक क्या करेंगे, ठोस को क्या किए, यदि गर्म किए, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और ठोस को गर्म किया तो द्रव में बदलेगा। अब बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और यदि पानी को ही गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, गैस बनकर भाप बनकर उड़ जाएगा। अब एक गैस मिल गया, गैस को क्या किए, ठंडा किए। गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव को क्या करेंगे, फ्रीजर में रखकर और ज्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या ठोस के रूप में यानी बर्फ के रूप में बदल जाएगा। तो क्या है, जो पानी है क्या, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, ही आएगा आपको 12th में केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो द्रव्य का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण मतलब द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके कौन कौन से रूप हैं, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, द्रव्य, मैटर मतलब क्या होता है, द्रव्य, आप मतलब का, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो द्रव्य है
द्रव्य को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, मतलब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक समांगी होगा या विषमांगी। तो इसके बारे में भी आगे देखते हैं। तत्व और यौगिक, जो शुद्ध पदार्थ होगा या तो तत्व होगा या यौगिक। अकेले होगा क्या होगा, तत्व होगा, और दो ठो मिलकर बनेंगे क्या होगा, यौगिक बनेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों मिश्रण क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आइए इसके बारे में अब आगे देखते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब क्या होगा, रासायनिक रूप से क्या होंगे, शुद्ध होंगे। जैसे रासायनिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। जल, जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या समान अनुपात में है। साधारण नमक NaCl, नमक को क्या कहते हैं NaCl, सोडियम और क्लोराइड से, और जल को क्या करते हैं H2O। तो धीरे धीरे आपको ये सब भी फार्मूले भी याद, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी जल, इसको कहते हैं। इनको दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जो क्या होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब क्या होगा, समविहीन संगठक क्या रासायनिक रूप से समान होते हैं लेकिन तो होंगे, तो क्या कहेंगे, उससे शुद्ध पदार्थ होंगे। लेकिन क्या है, इसके क्या होते हैं, अनुपात अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इनके अलग अलग अनुपातों के अनुसार क्या, इन्हें दो रूपों में बांटा गया है। तत्व मतलब सिंगल बना तो क्या हो गया, तत्व हो गया। अलग दो ठो मिल गया क्या हो गया, यौगिक बन गया। तो पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। जो सोडियम है, इसको किसी भी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अलग नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसे क्या कहलाते हैं, ये तत्व कहलाते हैं। जिनको क्या करते हैं, किसी भी कोई भी विधि लगा दें, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उसको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। दो भागों में क्या करते हैं, सोडियम को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, इसलिए क्या कहते हैं, इसे तत्व कहेंगे। सोडियम क्या है, तत्व है। तो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, सोना को क्या कहते हैं AuRm, और चांदी, चांदी को क्या पढ़ते हैं Ag, तांबा Cu यानी कापर, बहुत सारे हो गए, Fe आयरन, लोहा, लोहा को क्या करते हैं, दो भागों में बांट सकते, दो रूपों में कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो सब क्या है, बहुत सारे जितने भी बहुत सारे तत्व हैं, इन सबको क्या करते हैं, दो भागों में वहीं बांट सकते हैं। तो अब आ गया यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है, कंपाउंड, मतलब शुद्ध समांगी द्रव्य या पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग से बनता है। मतलब क्या होगा, पारस्परिक मतलब बराबर, मतलब संयोग से, मतलब क्या समान रूप से क्या होगा, दोनों का तालमेल बैठेगा तभी क्या हो सकते हैं, नए यौगिक बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी C6H, इसके बारे में आगे हम पढ़ें, C6H22O11 क्या होगा, चीनी का सूत्र हो गया। तो क्या होंगे, जल, पानी के बारे में, सॉरी चीनी का तो ग्लूकोज हो गया, C6H11 हो गया। तो चीनी का हो जाएगा C12H22O11, क्या हो गया, यह शुगर यानी चीनी, चीनी, चीनी का सूत्र हो गया। तो C6 नहीं होता, वो तो ग्लूकोज का होता है। तो C12H22O11 चीनी का हो गया, जल का हो गया H2O। तो इनके बारे में क्या है, ये सब क्या है, दो से, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब क्या होगा, दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों के समान या निश्चित अनुपात को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जो मिलकर बनते हैं यौगिक बनता है। इसमें देखो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब तीन, दो या दो से अधिक का, तो इसमें तीन है। तो इन तत्वों का क्या होगा, अलग अलग संयोग से जो भी बनेगा क्या होगा, यह यौगिक कहलाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं मिश्रण। दूसरा हमें क्या देखा था, मिश्रण क्या होगा, या शुद्ध पदार्थ या मिश्रण। वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक पदार्थों यानी तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, जैसे चाहे तत्व हो या यौगिक, क्या करेंगे, दो या दो से अधिक रूपों में किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, कोई भी अनुपात में, या दो ठो मिलाना है, किसी को 2 मिला है, किसी को 3 मिला है, किसी को 4 मिला है, किसी को 10 मिला है, तो मतलब कोई भी अनुपात हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहलाते हैं। तो मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण, ये सब क्या है, मिश्रण ही तो है। चीनी रेत में लोहे का मिश्रण, बहुत सारे मिश्रण बन जाएंगे। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के
क्या हो गए, किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो बनेगा क्या कहेंगे, उसे मिश्रण कहेंगे। तो मिश्रण को क्या किया गया है, दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करें, एक में घोला जाए और क्या होगा, समान रूप से क्या हो जाए, घुल जाए, पूरी रूप से क्या होगा, समान रूप से बिखर जाए। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या हो, दोनों अलग अलग न दिख रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहते हैं। जिसमें क्या हो, तब पूरे मिश्रण का संगठन क्या हो, एक समान हो। जैसे चीनी का जल में विलयन, चीनी को क्या करेंगे, जल में घोल देंगे, क्या होगा, चीनी को क्या किए, ऐसे बर्तन में क्या किए, चीनी घोल दिए तो क्या होगा, पानी में घोल दिए तो क्या होगा, घुल जाएगा। हवा का हवा क्या, समांगी मिश्रण। हवा देख सकते हैं कौन कौन सी गैसें हैं उसमें, नहीं, तो क्या होगा, समांग मिश्रण हो गया। तो चीनी, नमक और पानी का जल का मिश्रण, ये सब क्या हो गए, समांगी मिश्रण हो गए। तो और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जिस चीज में घोल रहे हैं दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे चीनी एवं बालू का मिश्रण, चीनी में बालू मिला देंगे क्या होगा, दोनों अलग अलग देख सकते हैं। तो ऐसे क्या है, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चीनी और बालू का मिश्रण, क्या करें, बालू को पानी में घोल दें तो क्या होगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो बालू और पानी का मिश्रण, ये सब क्या होंगे, ये सब विषमांगी मिश्रण होंगे। तो आज के गुण धर्म, तो द्रव्य के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, तो आइए जानते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुण धर्म होते हैं। कोई भी पदार्थ है, किसी भी चीज़ का, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका भी क्या होता है, कुछ तो गुण होगा, उसमें गुण होगा और गुण होगा। तो क्या होगा, हम इसके गुण धर्म के बारे में, मतलब कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो क्या होता है, विशिष्ट गुण धर्म होता है, मतलब क्या होगा, या तो विशिष्ट गुण धर्म हो गया, कोई अभिलाक्षणिक, मतलब क्या, कुछ लक्षण तो होंगे किसी चीज़ के। तो गुण धर्मों को क्या किया गया, दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुण धर्मों को क्या किया गया, दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण धर्मों को पदार्थों की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। जो भौतिक गुण धर्म है, इसको क्या कहते हैं, पदार्थ को, यह कहता है पदार्थ का पहचान क्या क्या, संगठन या परिवर्तन किए बिना, मतलब क्या करें, कोई भी पदार्थ है उसमें क्या करें, कोई भी परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे रंग हो गया, रंग में क्या होगा, बिना परिवर्तन किए क्या देख सकते हैं, मतलब क्या होगा, वो कितना था कितना हो गया, उससे क्या था, इसको हमको परिवर्तित करने के लिए देख कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। गंध मतलब क्या करते हैं, महक कर बता देंगे क्या, इस चीज़ का ये गंध है, पहचान कर सकते हैं। गलनांक मतलब क्या होगा, कितना गल रहा है। क्वथनांक कितने पर उबल रहा है। ये सब क्या करते हैं, भौतिक गुण धर्म है, मतलब क्या, देख कर बता सकते हैं। और क्या करते हैं, बिना परिवर्तित किए, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन किए बिना। करा रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। रासायनिक गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए क्या होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक, मतलब रासायनिक परिवर्तन उसमें क्या होना चाहिए, होना जरूरी है। संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता, मतलब संगठन मतलब कितने कितने पदार्थों से मिलकर बना है। और ज्वलनशीलता मतलब कब कितने जल रहा है तो जलेगा क्या होगा, खत्म होगा। संगठन मतलब क्या, उसकी मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन कुछ होगा। अम्ल क्षार ये सब क्या है, के साथ अभिक्रियाशीलता मतलब क्या होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, यह ज्वलनशीलता होता है, अम्ल के साथ करेगा क्रिया, क्षार के साथ करेगा, इत्यादि चीज़ों के साथ क्या होगा, अलग अलग चीज़ों के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। फिर आइए अगला देखते हैं पॉइंट क्या करा है, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। द्रव्यमान, द्रव्य का मान मतलब क्या है, वह द्रव्य कितने मान का है, कितना है। और भार, भार मतलब क्या होगा, भार कहाँ है, इससे कहाँ कितना होगा, कैसा होगा। तो द्रव्यमान, द्रव्य का मान मतलब द्रव्य का मान से समझ लेंगे क्या होगा, वह परिवर्तित होने वाला नहीं है। द्रव्यमान को m से और भार को w से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, कहीं भी नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मतलब क्या, गुरुत्व पर ही निर्भर करता है। करा किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है, और किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान क्या होगा, फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। तो क्या होता है, भार होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्व के कारण क्या होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो एक सूत्र होता है भार और द्रव्यमान में, W बराबर m इंटू जी। द्रव्यमान क्या होता है, भार W बराबर भार W बराबर m इंटू जी। m जहाँ का है, m द्रव्यमान है, W भार है और g गुरुत्व है। गुरुत्व मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान क्या होता है, कहीं पर 9.8 होता है तो कहीं 10 होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या होगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना रहेगा उसी हिसाब से क्या होगा, यह भार बदलता जाता है। अभी कभी देखते हैं क्या होगा, लिफ्ट में क्या हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं, पता चला क्या होगा, डोरी ऊपर से जहाँ से कंट्रोल है वो क्या होगा, टूट गई, तो क्या होगा, सीधे गिरेगा, और सीधे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा तो क्या होगा, आप क्या होंगे, भारहीनता का अनुभव करेंगे, लगेगा क्या है, आपका कोई भार ही नहीं है, और क्या होगा, सन्देह नीचे आप आ जाएंगे, और क्या होता है, भार क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट का डोरी टूटेगा तो क्या होगा, जी शून्य हो गया, तो जब आपका द्रव्यमान कुछ भी हो, भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। फिर आयतन होता क्या है, आयतन किसी पदार्थ द्वारा, कोई भी पदार्थ, एक गिलास पानी ले लिए, वो क्या कर रहा है, कितना जगह घेरा, वही क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। मतलब कितना स्थान घेर रहा है वही क्या कहलाएगा, आयतन कहते हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का क्यूब होता है। मतलब क्या होगा, आयतन में क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। ये क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो क्या होगा, लंबाई का क्यूब। अब मात्रक, इसका मात्रक SI मात्रक होता है घन मीटर। क्या होगा, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में और ऊंचाई मीटर में, तीनों को माप लिए क्या होगा, क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, जो भी मात्रक समान रहेगा, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, यदि तोलेंगे तो क्या होगा, उसमें मात्रक समान होगा, समान में ही समान जुड़ेगा। अब चीनी में ही चीनी डाल पाएंगे, अब चीनी में कहीं बालू मिला दिए तो मिलेगा, अलग अलग दिखेगा। तो क्या होता है, समान चीज़ में क्या होता है, समान ही मिलता है। लंबाई में मीटर जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, तो क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। फिर कह रहा घनत्व होता क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो कह रहा किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। मतलब क्या होगा, एक इकाई आयतन है और उसका द्रव्यमान कितना है, वही क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर। तो क्या होगा, मीटर किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट आपको नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए टेम्परेचर यानी ताप क्या होता है। टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तीन चीज़ों से तीन मात्रक होते हैं टेम्परेचर के। ताप के क्या होते हैं, 3 पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। का ताप मापने के 3 पैमाने समांतर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन है। केल्विन SI मात्रक होता है, जो ताप का टेम्परेचर मापने का जो SI यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, उसे केल्विन कहते हैं। और साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अंशांकित किया जाता है। मतलब क्या होगा, सेल्सियस पैमाना माप रहा है, क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ताप मापने का माप क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, यह जमने लगेगा। इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। फिर कह रहा है केल्विन को क्या कर सकते हैं, केल्विन कह रहा है, हाँ केल्विन
को क्या कहते हैं, केल्विन पैमाने को कहते हैं डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस करें, डिग्री केल्विन में मापते हैं। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन नहीं, फ़ारेनहाइट ताप, दोनों ताप क्रमशः हिमांक और क्वथनांक होते हैं। 0 डिग्री को क्या कहेंगे हिमांक और 100 डिग्री को क्वथनांक। इन दोनों का फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जाता है। क्या फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच क्या करेंगे, दोनों को व्यक्त करते हैं किया था। और इन दोनों पैमाने पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, संबंध होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32 क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इस सूत्र का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कर आप मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ पर क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस के जगह पर 30 रख देंगे। तो 9/5 गुणे 30 प्लस 32, 5 से कट गया 6 बार में, और 9 छक 54, 54 प्लस 32, 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि गुणा जोड़ घटाने में दिक्कत कुछ गलती होगा तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। और क्या आएगा, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप 40 डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए फ़ारेनहाइट में बदलिए। एक क्वेश्चन 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कीजिए डिग्री सेल्सियस में बदलिए। डिग्री सेल्सियस में बदलना क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह पर रख देंगे और क्या करेंगे आसानी से डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करना है सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र आपको क्या करेंगे F-32, एक सेकेंड, सूत्र हो जाएगा आपका F-32 बटे 5 इधर गुणा हो जाएगा, F-32 गुणे 5/9, यहाँ 5 गुणे F-32 बटे 9 कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या 5 गुणे 5F माइनस 5 गुणे 32 बटे 9 क्या होगा डिग्री सेल्सियस में। इस सूत्र का यूज करके क्या करेंगे चेंज करेंगे। इसी सूत्र को क्या करना है बस मान रख देना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर होता है डिग्री सेल्सियस को, फिर कह रहा है डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए केल्विन में बदलना है। तो डिग्री केल्विन, केल्विन में बदलना क्या है, डिग्री केल्विन दिया है तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे 273.15 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को क्या करना है डिग्री केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा डिग्री केल्विन हो जाएगा 30 + 273.15 तो जोड़ेंगे तो 3 7 3 10 को 0 2 303.15 डिग्री केल्विन। तो क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आएगा 303.15 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो क्या करेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिख लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस का करना है डिग्री केल्विन में बदलिए, 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलिए। दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और 30 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। और इसमें भी 1 2
और ये 3, इन तीनों क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मन से पढ़ते हैं तो आप आंसर देंगे, मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कह रहा है केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार संबंधित है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस पर 273.15। ये क्या करना है, ये हमने बताया है। कर रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन से यौगिकों का बनाना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत आता है। मतलब रासायनिक संयोजन से क्या कहते हैं, 5 नियम हैं। यौगिक क्या करना है, रासायनिक संयोजन से क्या करेंगे, 2 पदार्थ को आपस में मिलाने के क्या है, 5 मूल नियम। इन्हीं नियमों से क्या होते हैं, कोई भी रासायनिक संयोजन होता है। तो आइए देखते हैं। करा पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि क्या 1 किलोग्राम में क्या करेंगे, 1 किलोग्राम मिला दिए, दोनों मिला देंगे, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, दोनों का 2 पदार्थों क्या करें आपस में क्रिया कराएंगे। यानी क्या किया, हाइड्रोजन 2H + O, इन दोनों को मिलाकर क्या किया हमने, जल बना लिया। तो क्या हो गया, बराबर ही मात्रा में, यदि 2 ग्राम क्या था, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन था, तो क्या हो गया 18 ग्राम बना। मतलब क्या 2 ग्राम 16 ग्राम और 18 ग्राम, 2 × 2 और ऑक्सीजन 16 होता है, 16 × 2 = 18। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कह रहा है अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर कहा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, अनुपात क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा, फिक्स होगा। जिस अनुपात में लिए थे उसी अनुपात में क्या होगा, उत्पाद भी बनेगा। कर यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने क्या किया, जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था। और उन्होंने बताया कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इन्होंने बताया कि मतलब क्या, किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक है उसमें क्या तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देखिए क्या 2 अनुपात क्या, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, जो बन रहा है क्या 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या यही तो बन रहा है। तो मतलब क्या अनुपात हमेशा स्थिर है। कह रहा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का कौन सा नियम है, कह रहा है यह नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 ईस्वी में दिया गया था। डाल्टन साहब ने क्या किया, गुणित अनुपात का नियम दिया सन 1803 ईस्वी में। उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब क्या हो गया, 2 तत्व क्या हो गए मिलकर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। मतलब क्या होंगे, जो भी द्रव्यमान होगा दोनों मिलकर क्या होगा, जो द्रव्यमान बनाया क्या होगा, छोटे पूर्णांकों के। मतलब क्या घुमा फिरा कर तीनों क्या कर रहा है, बात एक ही कर रहा है। तीनों क्या बात ही एक ही कर रहा है। क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन, और क्या हो गया 18 ग्राम जल बन गया। हाइड्रोजन यानी 2H ऑक्सीजन मतलब O, और बना जल कितना H2O। तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहा है, 1 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या जुड़े हैं। और यहाँ कह रहा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़कर 2H + 2O मिलकर क्या H2O2 बना दिए। और देखिए क्या 32 × 2 = 34, यहाँ भी क्या द्रव्यमान समान है, यहाँ भी क्या, यहाँ भी दोनों जोड़ दिए और द्रव्यमान क्या हो रहा है, समान मिल रहा है। तो इसमें मतलब क्या कुल मिला जुलकर सभी क्या कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। कर एग्जाम्पल में करा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर यौगिक जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या जल भी बना रहा है, और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ मिला रहा है तो क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना रहा है। तो उम्मीद है इन तीनों में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए अगला क्या कर रहा है, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसैक साहब ने क्या किया, गैसीय आयतन संबंधी एक क्या किया, नियम दिया। उन्होंने क्या किया, गैसीय आयतन कर रहा है यह नियम गैलुसैक ने सन 1808 में दिया था। गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या था, 1808 में दिया गया। उन्होंने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं, जब रासायनिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, 2 गैसें क्या हो रही है आपस में मिलती हैं या कर रही हैं या बनती हैं या गैस बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या गैस बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपातों में होते हैं। जो उनके आयतन होंगे, गैस का आयतन होगा क्या होगा, सरल अनुपात। मतलब क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होंगे, सरल अनुपात में होंगे, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। सभी गैस क्या हो, मतलब सामान्य ताप दाब पर। ही नहीं कि क्या किया खूब टेम्परेचर बढ़ा दिए, खूब
प्रेशर बढ़ा दिए तो क्या होगा, इससे नहीं होगा, तब यह नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मतलब समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर जब क्या होता है, सभी गैसें क्या हो, समान ताप दिया जाए, सभी गैसों को समान दाब दिया जाए, नहीं अधिक, किसी को अधिक दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो क्या होगा, यह अनुपात स्थिर नहीं कर रहा था। हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं, 100 ml क्या रहे हैं, जल वाष्प बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नष्ट हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, 100 ml जल वाष्प क्या होते हैं, देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में अनुपात 2 संबंधी 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2 संबंधी 1 का अनुपात है। फिर कर आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो साहब थे, उन्होंने क्या किया, अपना नियम दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आवोगाद्रो ने परमाणु व अणु के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने क्या किया, आवोगाद्रो ने क्या किया, प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। मतलब सामान्य ताप और सामान्य दाब में क्या कर रहे हैं, सभी गैसों में समान आयतनों में, सभी गैस का क्या कर रहे हैं, समान आयतन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होना है, अणुओं क्या होती हैं, समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या क्या होगी, हमेशा समान होगी। और आवोगाद्रो ने क्या किया, परमाणु और अणु के बीच क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। तो आइए अगला देखते हैं। अब आगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साहब ने क्या किया, एक परमाणु सिद्धांत दिया। तो आइए इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। द्रव्य का छोटा अविभाज्य कण जिन्हें एटम्स अर्थात अविभाज्य कहा जाता है। मतलब क्या, द्रव्य का जो सबसे अविभाज्य कण है जिन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, अर्थात अविभाज्य। एटम्स मतलब क्या, अविभाज्य, मतलब जिसे क्या कह सकते हैं, एटम मतलब क्या होता है, अणु। द्रव्य का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, विभाज्य नहीं किया जा सकता, इसे क्या कहा गया, अविभाज्य। इसको क्या कह सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और सन 1808 में डाल्टन ने रसायन शास्त्र की एक नई पद्धति प्रकाशित की जिसे निम्न तथ्य है। क्या किया, इसके बाद क्या किया, इन्होंने एक नई पद्धति प्रस्तुत किया जिसके क्या है, कुछ बातें निम्न हैं। कर द्रव्य क्या है, अविभाज्य है। द्रव्य क्या है, अविभाज्य। द्रव्य को क्या कह सकते हैं, विभाजित नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। द्रव्य का अविभाज्य है। द्रव्य क्या है, अविभाज्य परमाणु से बना है, जिसे क्या कह सकते हैं, विभाजित नहीं किया सकता है। कर किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म होते हैं। मतलब क्या होते हैं, द्रव्यमान तो क्या होगा, एक समान होगा, और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान में क्या होते हैं, द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। अब विभिन्न तत्वों के, वो एक ही तत्व क्या है, सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान और एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब किसी तत्व के सभी परमाणु, मतलब एक ही तत्व है, कितना हो इसके परमाणु ले लीजिए, क्या होंगे, उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान ही होंगे। और यदि क्या कहें, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का क्या किए, 3, 1 ठो लीजिए, 2 ठो लीजिए, 3 ठो लीजिए, क्या होगा, प्रत्येक का क्या होगा, समान ही होगा। कर एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात से संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु के क्या है, निश्चित अनुपात में संयोजन से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर बना दिया, क्या हो गया, जल बना दिया। 2H+O क्या हो गया, H2O जल बना दिया। तो कह रहा मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोजन से क्या होता है, यौगिक बनता है। तो क्या होगा, ये जल यौगिक बन गया। कह रहा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहा उन्होंने, क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं क्या हो गए, उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्था इधर उधर होता है। हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन जल इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें हो रहा है, क्या रहा है, सिर्फ क्या रहा है, व्यवस्थित हो जा रहा है। मतलब दूसरे क्रम में बदल जा रहे हैं। रूप तो क्या है, चीज़ तो वही है, लेकिन क्या है, उसके कुछ रूप बदल जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, न तो कह सकते हैं किसी भी पदार्थ को बना सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने भी बताया। कर डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन की व्याख्या की जा सकी। जो डाल्टन साहब थे, इनके इस सिद्धांत से क्या किया गया, रासायनिक संयोजन की तो क्या हो गई, व्याख्या तो कर लिए,
लेकिन कुछ क्या किया गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या है, कुछ संशोधन किया गया। मतलब ये भी क्या, इनका परमाणु तो क्या फेल ही हो गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजों तथा अन्वेषणों द्वारा डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया जो निम्न है। मतलब क्या था इनका, मतलब पूरी तरफ से नहीं, कुछ चीज़ क्या हुए या अच्छे से समझा नहीं सके, और इनमें क्या किया गया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ संशोधन किया, कुछ चीज़ों को क्या किया, बदला। तो क्या क्या संशोधन किया, कर परमाणु अविभाज्य है, यह सत्य है, परंतु इन्हें असाधारण भौतिक विधियों द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, कहा था क्या परमाणु अविभाज्य है, लेकिन क्या कहा कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया और शोध किया, तो उन्होंने क्या कहा, उसे हम फिजिकल भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन्होंने क्या कहा, परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने क्या कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तो क्या, तो पहला सिद्धांत पहला तो इनको क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। क्या कहा, परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको मूल कण या अब परमाणविक कण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, मूल कण। जैसे क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्या है, इसके मुख्य घटक हैं। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनके मुख्य कण हैं। पॉजिट्रॉन हो गया, मतलब कई सारे कण हैं। तो क्या ये सब कण है। तो मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन क्या परमाणु विभाज्य है। क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर ये संशोधन किया गया। फिर कहा एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि मतलब क्या है, एक तत्व के परमाणु क्या है, इन्होंने कहा कि क्या होगा, एक ही द्रव्यमान के होंगे। मतलब क्या होगा, निश्चित द्रव्यमान होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें संशोधन किया कि परमाणु क्या होता है, भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। मतलब जो तत्व के परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, क्या होगा, इसका द्रव्यमान भिन्न हो गया। 7 नाइट्रोजन 1H1 1H2 हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन क्या है, 1H1 क्या है, जो समभारिक पाए जाते हैं, जो समस्थानिक पाए जाते हैं। तो क्या होगा, इनके क्या हो गए, अंतर हो गए। प्रकार किसी तत्व के उन परमाणुओं को जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, समस्थानिक की व्याख्या ही नहीं किया। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, क्या किया, अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज द्वारा क्या कहा कि मतलब क्या है, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या होंगे, द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल के साथ समस्थानिक संभारिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब क्या होगा, समस्थानिक का क्या, सीधे जानिए क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। मतलब समस्थानिक मतलब समान स्थान, आइसोटोप्स। फिर कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। मतलब क्या हो गए, भिन्न भिन्न तत्व के क्या होंगे, मतलब दो तत्व हैं भिन्न भिन्न, उनके क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, संभारिक कह सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कह तत्व का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। इन्होंने क्या कहा है, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या कहा, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि क्या है, परमाणु भार है। कि तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक Z कहलाती है। मतलब क्या है, किसी तत्व में के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक, जो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होगा, जो प्रोटॉन उपस्थित है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कर प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये कोई भी तत्व होगा उसका क्या होगा, एक फिक्स परमाणु क्रमांक होगा। हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया परमाणु क्रमांक। तो क्या होगा, जब पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी पीरियाडिक टेबल आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
लेकिन आप सारे वीडियो देखेंगे तो आप छोटे वीडियो देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए तो स्पेशल है। कह रहा है परमाणुओं के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु भी बनते हैं। जब परमाणु क्या होंगे, संयोजन करेंगे तो यौगिक परमाणु ही नहीं क्या होंगे, अणु भी बनते हैं। 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन मिले तो क्या हो गए, H2 अणु बन गया। 2 ऑक्सीजन मिल गए तो क्या हो गया, O2 अणु बन गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या, 2 परमाणु संयोग करके यौगिक ही नहीं क्या कहते हैं, अणु भी बनाते हैं। फिर कह रहा अगला, परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है। जो संयोजन का अनुपात है क्या है, ये नहीं है कि छोटे ही पूर्णांक में होगा, बड़े बड़े पूर्णांकों में भी हो सकता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलकों आदि में परमाणुओं का संयोजी अनुपात लघु पूर्णांकों में नहीं होता। मतलब क्या होता है, क्या करेंगे, चीनी का C12H22O11, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था चीनी का सूत्र C12H22O11। एक पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, उसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं। एकदम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, पूरा सिलेबस टाइम से ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। इंटर में आपको कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। यदि आप अच्छे से 11वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो इंटर में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं पैसे कार्ड, तो हम उनके लिए ही खास ये वीडियो बनाए हैं। करा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो कह रहा परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है। कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होता है, वास्तव में बहुत ही कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। जो परमाणु होते हैं क्या, बहुत छोटे हैं होते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हो क्या होता है, कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है। तो एक mu बराबर 1.666056 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.6736 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 1.6736 गुणे 10⁻24 से क्या करेंगे में 1.666056 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम से क्या करेंगे भाग देंगे। मतलब एक AMU में क्या करेंगे, AMU बदलने के लिए क्या करेंगे, इतना भाग देंगे तो कितना 1.0078 U, यानी हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है 1.0080 AMU, या इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो आजकल AMU के स्थान पर क्या किया जा रहा है, U का प्रयोग किया था, जिसे एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास कहा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान होता क्या है। आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का द्रव्यमान क्या होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब किसी अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित क्या है, परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मतलब परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या किया जाता है, गुणनफलों के योग द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मेथेन CH4 का आणविक द्रव्यमान 12.011 U प्लस क्या, मेथेन में क्या कार्बन क्या है 12 का द्रव्यमान कितना, इतना U होता है कार्बन का। और हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन 4 गुणे एक हाइड्रोजन क्या होता है 1.008 U। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16.043 U हो जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का क्या करेंगे द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। फिर कहता है मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना।
ये मालिकुलर मास था और ये क्या है, मोल कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना। कर परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे हैं। जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आकार में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। परंतु किसी पदार्थ को बहुत कम मात्रा में भी उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी क्या होती है, उनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जिस प्रकार 12 वस्तुओं में 1 दर्जन, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया था। मतलब जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, इन सबको गिनने में क्या कहता है, अणुओं को, कणों को क्या करते हैं, किस में गिनते हैं, मोल में क्या किया जाता है, गिना जाता है। मान लीजिए एक मोल किसे कह सकते हैं, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या होती है। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु यदि हम लेते हैं तो कितने उसके परमाणु होंगे, 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास होता क्या है, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के क्या कहता है, 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ का क्या किया, 1 मोल के ग्राम में, 1 मोल को क्या ग्राम में व्यक्त किया जाएगा तो उसका क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कर ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। जो कह रहा है कि मतलब कहने का मतलब ये क्या है, कह रहा है कि मतलब सूत्र द्रव्यमान की क्या हो गया, तो आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर ही होता है। अतः जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम प्रति मोल है। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम प्रति मोल है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, किसी पदार्थ को मोल, 1 मोल को क्या कहते हैं, ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। फिर प्रतिशत संगठन, परसेंटेज संगठन मतलब मिक्सर, संगठन मतलब मिलाना। किसी तत्व का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। संगठन मतलब क्या, किन चीज़ों से क्या होगा, मिलकर बना। संगठन मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना है। का यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, मतलब जो यौगिक दिया, मान लीजिए इतना ग्राम कोई क्या है, मान लीजिए जल है, H2O है, इतना क्या है, H2O है, पानी है, तो उस तत्व का द्रव्यमान मतलब उस यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान गुणे 100। जिसका क्या करना, हमको निकालना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है जल में, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान गुणे 100 और यौगिक का मोलर द्रव्यमान, ये जो पूरा हाइड्रोजन का क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो H2O का उदाहरण यदि हम लेते हैं तो जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18.02 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान हमको 18.02 ग्राम मिल गया। अब हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है तो 2 गुणे, एक हाइड्रोजन का होता है 1.008 AMU, तो 2 गुणे इतना गुणा करेंगे 18.02 गुणे 100, तो 11.18% क्या आ गया, हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान आ गया। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऑक्सीजन क्या 16.08 ग्राम है और कुल मोलर द्रव्यमान क्या है, इतना है यौगिक का, तो इतना गुणा करेंगे 88.79 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, आसानी से परसेंटेज संगठन निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का। अब होता है अगला गया मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को क्या कहते हैं, व्यक्त करता है। किसी यौगिक में क्या है, किसी मूलानुपाती सूत्र क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित क्या है, विभिन्न परमाणुओं के क्या सरल पूर्ण संख्या 1 2 3 4, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को क्या कहता है, दर्शाता है। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। इसमें क्या है,
हाइड्रोजन 2 गुने के रूप में CH2O, मतलब क्या ये मूलानुपाती सूत्र है। ये पूर्ण रूप से नहीं बताता, ये क्या है सरल पूर्ण संख्या में, सरल पूर्ण संख्या में बताता है। ग्लूकोज का क्या हो गया मूलानुपाती सूत्र CH2O हो गया, और वहीं ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज में क्या है देखिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो क्या किया गया, 6 से भाग देंगे तो करने 2 1, तो क्या है C1 है तो लिखेंगे नहीं H2O, CH2O यही क्या है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या करता है सरल गुणांक के रूप में लिख, जबकि क्या होता है आणविक सूत्र क्या कहता है अणुओं के परमाणुओं की क्या कहता है सही संख्या, मतलब असली संख्या बताता है। तो अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है n गुना होता है। मूलानुपाती सूत्र में n से गुणा करेंगे, मतलब किससे क्या किया गया काटा गया, तो क्या करेंगे हमको मिल जाएगा। और n का मान निकालना है तो अणु भार बटे सूत्र भार, तो अणु भार में क्या करेंगे सूत्र भार से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमको n का मान निकल जाएगा, ये n जो है। अब कह रहा है स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन, तो होता क्या है कह रहा है स्टाइकियोमेट्री शब्द 2 ग्रीक शब्दों स्टाइकियोन और जिसका अर्थ है तत्व, स्टाइकियोन का अर्थ होता है तत्व और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, से मिलकर बना। स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों या कमी आयतनों का परिकलन आता है, मतलब उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन आता है, मतलब या कभी कभी आयतनों का कमी लिख रहे हैं सॉरी कभी कभी आयतनों का परिकलन आता, मतलब स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत क्या है रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं अभिकारक और उत्पाद। जो अभिकारक है मान लीजिए कोई चीज़ लिए और उससे क्या किए कोई वस्तु कोई चीज़ बन गया, तो क्या अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का क्या कहता है परिकलन, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है इसका द्रव्यमान कितना है, और कभी कभी क्या करेंगे इसका आयतन निकालेंगे। करो ऑक्सीजन और H2O के लिए गुणांक 2 स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है, मतलब ऑक्सीजन में O2 है, हाइड्रोजन के लिए क्या है गुणांक क्या 2 को क्या कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। फिर कह रहा सीमांत अभिकर्मक होता क्या है, बस इसमें इतना ही है, आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्टकट में पढ़िए, पहले चैप्टर में जान लीजिए, उसके बाद थोड़ा हमने पहला चैप्टर लंबा किया है, लेकिन आपको सारे चीज़ डाउट अभी से पढ़े रहेंगे तो क्या होगा आगे चलकर आपको थोड़ा आसान लगेगा चैप्टर जब पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट में पढ़िए, आगे विस्तार से चैप्टर में अलग अलग चैप्टर अलग चीज़ के लिए है, पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो शॉर्टकट में पहले चैप्टर में पढ़िए, उसके बाद विस्तार से तो अगले चैप्टर में दिया ही है चैप्टर में। कर कभी कभी अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं, मतलब क्या है कभी कभी अभिक्रियाओं को क्या है संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक क्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं, और एक अभिक्रियक दूसरे अभिक्रियक की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है, मतलब जो अभिक्रिया कर रहा है क्या कोई कम रहेगा कोई अधिक रहेगा, तो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, तो उसके आगे अभिक्रिया नहीं हो पाती, भले ही दूसरा अभिक्रियक अधिक मात्रा में हो। मतलब कहने का मतलब क्या इसमें कोई चीज़ अधिक रख दिए इसको थोड़ा कम रख दिए, तो क्या होगा दोनों क्या करेंगे एक साथ क्रिया किए, लेकिन क्या हो गया बाद में क्या हो गया ये वाला तो समाप्त हो गया और ये वाला क्या होगा इतना थोड़ा सा बच गया। जब इतना बच गया जब ये इतना सा बच गया और ये ख़त्म हो गया, जब ये ख़त्म हो गया तो क्या करेगा किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया पहले ख़त्म हो जाता है तो वह अभिक्रिया को उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, मतलब जो हमको उत्पाद प्राप्त होना था इतना प्राप्त होता है क्या इतना प्राप्त होता है, तो इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, मतलब जो क्या है इसे क्या कहेंगे इसे सीमांत अभिकर्मक कहेंगे या लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। जो क्या करेगा उत्पाद की मात्रा को सीमित करेगा उसे क्या कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। कर बिलियन होता क्या है, सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, बिलियन होता क्या है। कर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं बिलियन कहते हैं। बिलियन कब बनेगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होंगे आपस में मिल जाते हैं। बिलियन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो कम मात्रा में उसे विलेय कहेंगे। मान लीजिए चीनी और पानी लिए, पानी क्या होगा अधिक मात्रा में है और चीनी क्या किया इसमें घोल दिए,
चीनी घोल दिया, चीनी कम मात्रा में, तो चीनी क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, चीनी पानी, चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। एक सेकंड, सॉरी, इसकी चीनी क्या है, विलायक। कर जो अधिक मात्रा में होता है विलायक, तो पानी क्या है, विलायक है, और जो कम मात्रा में है विलेय। हाँ ठीक तो है, मैंने सही लिखा था। मतलब चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, और कौन मिलाया है, पानी, पानी में मिल गया, तो जो अधिक मात्रा में होता है विलायक और जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। कर अब विलयनों की अभिक्रियाएं, अब विलयन की अभिक्रिया कैसे होती है, तो आइए आगे जानते हैं। कर अब प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं। मतलब अलग अलग विलयन में क्या होती हैं, अधिकांश अभिक्रियाएं की जाती हैं, और किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप में क्या की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है। और द्रव्यमान प्रतिशत भार या भार प्रतिशत, मूल अंश, मूलरता, मूललता, तो ये चार चीज़ें हैं। इसमें चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, और आगे चैप्टर दिया है उसमें पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। विलेय का द्रव्यमान जो मिलाए हैं, और जो विलयन जिसमें जो पूरा विलयन बना है, मतलब क्या है, शरबत का द्रव्यमान, और जो उसमें मिला है उसका द्रव्यमान में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। किसका प्रतिशत, जो क्या है, विलेय का। फिर मोल अंश होता क्या है, कह रहा किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में मोलों की कुल संख्या का ही अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ ए किसी पदार्थ बी में घुलता है, मतलब कोई पदार्थ ए है बी में क्या होता है, घुलता है, तो उनके मोलों की संख्या क्रमशः एन ए एन बी हो, तो उनके मोल अंश इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। उनके मोल अंश किस प्रकार, इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। ए का मोल अंश, ए के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। क्या करेंगे, मान ली क्या है, ए कह रहा है मतलब किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में मोलों की संख्या की कुल संख्या का अनुपात होता है। मतलब विशेष घटक जो क्या है, जिसका जो विशेष घटक है उसके मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। मतलब कह रहा है किसी कोई पदार्थ ए किसी पदार्थ बी में घुलता है, मतलब जो ए पदार्थ है इसका क्या करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। मतलब बी में घुल गया, तो क्या करेंगे, ए का मोल अंश निकालना है, तो क्या करेंगे, ए की मोलों की संख्या, जो घुल गया उसके मोलों की संख्या को क्या करेंगे, एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो क्या विलयन है उसके एन बी से, तो उसके मोल अंश इस प्रकार व्यक्त किया जा सकते हैं। तो बी क्या है, एन बी, तो क्या करेंगे, विलयन की मोलों की संख्या क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, मतलब एन ए और एन बी, और एन ए से क्या करेंगे, एन ए में क्या करेंगे, दोनों से भाग देंगे, क्या होगा, हमको मोल अंश निकल जाएगा। अब बी का मोल अंश निकालना है, तो बी के मोलों की संख्या तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन तो जब चैप्टर आएगा तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी इस पर पढ़ेंगे। कर मोलरता होता क्या है, मोलरिटी। कर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर क्या है, कोई विलयन है, उसमें उपस्थित विलेय, मतलब जो विलेय हो रहा है, मान लिए चीनी विलेय है, क्या क्या, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब चीनी के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, मतलब मोलरता है होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन निकालेंगे और विलेय जो है उसकी मोलों की संख्या निकालेंगे, तो क्या होगा, मोलरता हमको आसानी से मिल जाएगी इस सूत्र का प्रयोग करके। अब कह रहा मोलरता निकालने के लिए विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार, जो घुल रहा है उसका भार क्या करेंगे, उसके अणुभार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भार में क्या करेंगे, अणुभार से भाग देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, विलेय के मोल की संख्या मिल जाएगा। और विलेय के मोल की संख्या मिल जाएगा तो विलयन का आयतन हम क्या करेंगे, आयतन आसानी से निकाल लेंगे, तो भाग दे देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर करा अगला मोलर विलयन। मोलर विलयन होता क्या है, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है, मोलर विलयन कहलाता है। जिस विलयन की मोलरता क्या होगी, 1 होगी, वो विलयन क्या कहलाएगा, मोलर विलयन। अर्थात 1 लीटर विलयन में
विलेय का 1 मोल घुला हो तो विलयन मोलर विलयन कहलाता है। मतलब 1 लीटर विलयन है, कोई विलयन क्या है 1 लीटर है, 1 लीटर विलयन में क्या हो 1 मोल घुला हो, विलेय का क्या हो 1 मोल घुला हो, 1 लीटर विलयन में क्या हो विलेय का 1 मोल घुला हो तो वह विलयन क्या कहलाएगा, मोलर विलयन कहलाएगा। और मोलर विलयन को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर मोललता क्या होता है, मोलैलिटी। तो मोललता कह रहा 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब 1 किलोग्राम क्या है, ये विलायक है में क्या है, ये पानी है। 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, क्या पानी यानी विलायक है में क्या है, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मतलब इसमें क्या किया गया, कोई चीज़ मिला दिया गया, उसकी क्या कहलाती है, उसके मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय है मोलों की संख्या, विलायक का भार। विलेय की मोलों की संख्या में क्या करेंगे, विलायक के भार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोललता मिल जाएगी। अब विलेय की मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय का भार बटे अनुपात क्या करेंगे, विलायक के भार से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मोललता हमको मिल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। करा मोलल विलयन, मोलल विलयन होता क्या है, तो मोलल विलयन ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 होती है वह मोलल विलयन कहलाता है। अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला हो तो विलयन मोलल विलयन कहलाती। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं आगे क्या करा है। करा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता क्या है, यानी फिजिकल चेंज। करा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें क्या होगा, कोई नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, उसका रासायनिक संगठन एवं उसकी अणु संरचना परिवर्तित नहीं होती। मतलब जो क्या होता है, जो पदार्थ का क्या होता है, भौतिक गुण होता है या रासायनिक संगठन, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना, इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थों की भौतिक अवस्था, दशा, आकृति, आकार, आयतन आदि में क्या होगा, परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे पदार्थों का गलना, मतलब कोई पदार्थ गल रहा है या उसका वाष्पन हो रहा है, या द्रवण, जमना, फ्रीज आदि परिवर्तन क्या है। तथा आसवन, डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन, मतलब क्या किए, कपूर को उड़ाए क्या हो गया, कपूर को जलाए सीधे क्या हो गया, उड़ गया, आदि प्रक्रम क्या है, ऐसा भौतिक परिवर्तन है। कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, यदि क्या किया, बिना द्रव में बदले क्या हो जाए, सीधे वाष्प में बदल जाता है। क्या किया जाए, कपूर को जलाते हैं सीधे क्या हो जाएगा, धुआं बनकर उड़ जाता है, कुछ बचता है नहीं। ऐसी की जगह कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तो हमने जान लिया, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। कर ऐसा परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब क्या होगा, 2 पदार्थ मिलेंगे क्या होगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा, कुछ उसमें प्रक्रिया करेंगे क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, उसका रासायनिक संगठन तथा उसकी अणु संरचना या केवल अणु संरचना बदल जाती है। मतलब क्या होगा, या तो रासायनिक संगठन बदल जाएगा या उसकी अणु संरचना या केवल अणु संरचना क्या होती है, बदल जाती है। तो पदार्थ को जलना, मतलब किसी पदार्थ क्या कर रहा है, जल रहा है, जंग लग जा रहा है तो क्या होता है, उस पर दूसरा रंग आ जाएगा, उसमें क्या होंगे, उसका ह्रास होगा। किण्वन, संयोजन, अपघटन, अभिक्रियाएं, अपरूपी परिवर्तन आदि ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कर क्या, जिंक को क्या किया, जिंक क्या ये भी तत्व है और सल्फर भी तत्व, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, जिंक सल्फाइड क्या होता है, 2 तत्वों को मिलाकर क्या किया, यौगिक बना लिया, जिंक सल्फाइड बना दिया तो क्या हो गया, एक जिंक और सल्फर था, लेकिन क्या होगा जब बना तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड मतलब अलग तत्व क्या हो गया, अलग यौगिक बन गया। 2 तत्व मिलकर क्या बना लिया, यौगिक। इस तरह ऐसी परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन इसमें हुआ। फिर कह रहा है न्यूक्लियर चेंज, नाभिकीय परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखा हमने, रासायनिक परिवर्तन देखा, अब एक नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है, न्यूक्लियर चेंज क्या होता है। कर ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। परमाणु नाभिक का क्या हो जाएगा, संगठन, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना क्या बदल जाएगा। एक प्रकार के परमाणुओं से
दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से क्या होते हैं, दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडान 226 था, ये क्या रेडियम 200 क्या था, रेडियम करें रेडियम 88, रेडियम 226 था। इसमें से क्या हो गया 2He4 मतलब 2 हीलियम निकाल दिया गया। हीलियम क्या गया, एक हीलियम परमाणु निकाल लेते हैं तो क्या होता है रेडान में बन जाता है। रेडान 86, रेडान 222। तो रेडियम का क्या हो गया, क्षय हुआ तो क्या हो गया, रेडान बन गया। तो क्या हो गया, नाभिकीय परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, दूसरा बन गया। रेडियम से क्या हो गया, रेडान बन गया। तो क्या होता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेंज कहते हैं। फिर अगला अपर रूपता एलोट्रॉपी। मतलब एक ही चीज़ क्या होगा, एक ही क्या होगा, कई रूपों में होता है, जिसे क्या कहते हैं, बहुरूपिया। भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं, बहुरूपिया। मतलब बहुत से रूप धारण कर लेता है एक ही इंसान, क्या है, कई रूप धारण कर लेता है। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। मतलब क्या हो गया, कोई भी तत्व है, कोई भी इंसान है, क्या किया, 2 से अधिक रूप रख लिया, तो इसमें क्या है, तत्व की बात हमको करना है। तो क्या किया, 2 या 2 से क्या होगा, अधिक रूप क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, उसे क्या कहेंगे, अपर रूप कहलाते हैं। तथा किसी तत्व का 1 से अधिक रूपों में विद्यमान होना अपर रूपता कहलाता। मतलब कोई भी तत्व क्या 1 से अधिक रूप में क्या विद्यमान है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे अपर रूपता कहेंगे। और किसी तत्व के अपर रूपों के क्रिस्टली संरचनाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब जो उसकी संरचना होगी, देखने में जो लगेगा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और उनके भौतिक गुण भिन्न तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब क्या होगा, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा, लेकिन क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी समान होगा। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही क्या है, अपर रूप है। जो डायमंड देखते हैं चमकीला होता है, वो क्या है, ग्रेफाइट, यानी ये सब क्या है, कार्बन के ही, जो काला कोयला है। डायमंड कहाँ से निकलता है, कोयले की खान से। हीरा कहाँ से निकालते हैं, कोयले की खान से। ग्रेफाइट एकदम चमकदार की जो होता है, जो हम पेंसिल में यूज करते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये क्या है, दोनों कार्बन के ही अपर रूप हैं, जबकि कार्बन का तीसरा अपर रूप फुलरीन है। फुलरीन क्या होता है, ये बॉल के रूप में, बॉल के गेंद की तरह क्या होता है, ऐसे ऐसे, इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, गोल रूप में क्या होता है, ऐसे बना रहता है। तो क्या होता है, फुलरीन क्या होता है, तीसरा कार्बन का अपर रूप है। इसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है तथा ऑक्सीजन व ओजोन ऑक्सीजन तत्व के 2 आणविक अपर रूप हैं। ऑक्सीजन जो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ओजोन लेयर जो बनी है हमारी, जो हमारी रक्षा करती है बाहरी विकिरणों से, ये भी क्या है, ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी है। तो क्या है, ये ऑक्सीजन के अपर रूप हैं। फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। फिर बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिस, मतलब अपर रूप, 2 से अधिक रूप। तो कह रहा बहुरूपता क्या हो गया, कह रहा किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक क्रिस्टली रूप हो सकते हैं। मतलब क्या होंगे, कोई भी पदार्थ है, इसके क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, क्रिस्टली रूप। या किसी पदार्थ के 2 या अधिक क्रिस्टली रूपों का बहुरूपी रूप या बहुरूपक कहलाते हैं। मतलब क्या था, एकदम सेम, थोड़ा सा ही क्या है, अपर रूपता में अंतर है, लेकिन क्या होगा, बहुरूप मतलब क्या होगा, एक ही तरह दिखेगा। मतलब क्या होंगे, 1 से अधिक रूप हो सकते हैं, क्रिस्टली रूप हो सकते हैं। कह रहा किसी पदार्थ का 1 से अधिक क्रिस्टली रूपों में विद्यमान होना क्या कहलाता है, बहुरूपता कहलाता है। जैसे कैल्साइट और अरागोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट के 2 क्या हैं, क्रिस्टली रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या पढ़ेंगे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, CaCO3 लिखते हैं। क्या होगा, एक आरागोनाइट पढ़ेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्या 2 तरह से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं। कर बहुरूपता तत्वों और यौगिक दोनों में देखी जा सकती है। मतलब जो तत्व है और यौगिक दोनों में क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तत्वों में इसे साधारणतः अपर रूपता ही कहते हैं। जो मतलब जो तत्व होता है, जैसे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब क्या हैं, ये सब तत्व हैं। जबकि क्या होता है, ये जो बहुरूपता होती है, मतलब क्या होगा, यौगिकों में भी हो सकती है, लेकिन जो क्या है, अपर रूप बहुरूपता है क्या है,
तत्व और यौगिक दोनों में होती है, और जो अपर रूपता सिर्फ क्या होती है, तत्व में होती है। तो बहुरूपता मतलब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लिख दिए, और कहीं क्या लिख दिए, यही मिलकर क्या बन दिया, CaOCO2 लिख दिए। तो क्या होगा, मतलब सेम चीज़ से ही मिलकर बना, लेकिन क्या होगा, इसके दो रूप हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, बहुरूपता कह देंगे। कर आइसोमेरिज मतलब समावयवता क्या होता है, तो समावयवता क्या होता है, कर जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु अणु संरचनाओं में भिन्नता होने के कारण गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब अणु जैसे इसमें हो गया, क्या हो गया है, दोनों क्या है, अणुसूत्र क्या है, दोनों यौगिक क्या है, अणुसूत्र समान है, लेकिन क्या हो गया, इनके संरचनाओं में क्या हो गई, भिन्नता हो गई, तो समावयव कहलाते हैं, तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। मतलब इसमें क्या किया, CaCO3 लिखे थे, और इसमें क्या लिख दिए, CaOCO2 लिख दिए, तो मतलब सेम ही था, लेकिन क्या होगा, इसका रूप थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या होगा, कई रूप प्रदर्शित करेगा, उसे क्या कहेंगे, समावयवता कहेंगे। मतलब कई संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। एक ही यौगिक के क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु क्या होगी, अणु संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है, समावयवता कहलाते हैं। तो उदाहरण लिखा देखते हैं। तो अमोनियम साइनेट NH4OCN और CONH2 का होल ट्वाइस, ये दोनों क्या हैं, समावयवी हैं। देखिए NH4 इसमें भी है, NH2 का होल ट्वाइस यानी 2, इसमें भी सेम ही है, लेकिन क्या होगा, इसमें भी सेम है, लेकिन क्या होगा, दोनों अलग, नाइट्रोजन एक है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन एक, 2 नाइट्रोजन, इसमें भी 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन, कार्बन एक, कार्बन, दोनों सेम ही है। तो इसको लिख सकते हैं NH3 अमोनियम प्लस साइनेट, अमोनियम साइनेट हो गया, ऐसे लिख दिया। अमोनियम साइनेट इसको पढ़ रहे हैं, और इसको क्या पढ़ रहे हैं, यूरिया पढ़ रहे हैं। CONH2 का होल ट्वाइस क्या है, ये यूरिया। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये समावयवता क्या करता है, अमोनियम साइनेट और यूरिया क्या करते हैं, समावयवी हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा धातु होता क्या है, धातु यानी मेटल, ऐसे तत्व जिनमें उच्च उष्मा चालकत्व, धात्विक चमक, उच्च विद्युत चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, उच्च तनन सामर्थ्य, सुघट्टता आदि गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, धातु को क्या करेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या होंगे, फैलाएंगे, उस बिजली से क्या होगा, बिजली भी उसमें प्रवाहित हो सकती है, वह चमकेगा। उच्च विद्युत चालकता होती है, तन्यता, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, तनेगा, उसको पीटेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। उच्च तनन सामर्थ्य होती है, सुघट्टता होती है, मतलब मजबूत होता है। ये सब गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो उम्मीद है धातु में कोई दिक्कत नहीं होगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, मतलब बेसिक, मतलब क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इनको क्या करेंगे, जीभ से क्या करेंगे, इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी होंगे, जिसमें क्या होंगे, धातु धातु दोनों पाए जाएंगे। तो क्या होंगे, उभयधर्मी होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, Au मतलब सोना, या फेरस मतलब लोहा, ये सब क्या हैं, धातु हैं। धातु विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। विद्युत चालकता ताप वृद्धि से घटती है, क्या होगा, जो विद्युत के चालक होंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, चालकता घटती है। और तत्वों से सबसे अधिक संख्या में धातु हैं, जो तत्व हैं जो हमारे क्या है पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं, इसमें क्या है, सबसे अधिक संख्या में क्या है, धातु हैं। तो धातु जान लिए, तब क्या हो गया, अधातु, जो जिसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं सकती, मतलब जिस क्या सुघट्ट ना हो, मतलब इसका उल्टा, धातु का उल्टा अधातु होता है। जिन तत्वों में धातुओं के गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। जैसे अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अधातु को क्या करेंगे, यदि पीटते हैं, लकड़ी को क्या कीजिए, लकड़ी क्या अधातु है, उसको पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। भंगुर का मतलब क्या हो जाए, टूट जाता है, पीटने पर क्या हो जाए, टूट जाए। अधातु सुघट्टता प्लास्टिकता नहीं होती, मतलब क्या होंगे, वह तनेगा नहीं, मतलब प्लास्टिक क्या होता है, उसको पिघला कर क्या करते हैं, दूसरा चीज़ पुनः क्या करते हैं, बना सकते हैं, मतलब प्लास्टिकता होती है नहीं होती है। लेकिन जो क्या अधातु को क्या करेंगे, तोड़ देंगे तो क्या होगा, उसको फिर जोड़ नहीं सकते। कर अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। जो अधातुओं के क्या होते हैं, ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या होते हैं, या अम्लीय या उदासीन हो जाते हैं। जबकि धातु क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, ये सब क्या है, अधातु हैं।
कर साधारण ताप पर अधातुओं में ब्रोमीन द्रव है। मतलब जो सिंपल क्या किया जाए मतलब कमरे के तापमान पर जो हमारे क्या है आसपास के जो टेम्परेचर उस पर क्या होता है ब्रोमीन जो धातु होती है यह क्या है द्रव है, अधातु है। ब्रोमीन क्या अधातु है, द्रव जितने भी हैं सभी क्या होते हैं धातु होते हैं, लेकिन क्या है ब्रोमीन द्रव होते हुए भी क्या है अधातु है। तथा शेष अधातुएं ठोस व गैस हैं, और बाकी जितने भी अधातु हैं नॉन मेटल हैं सब क्या हैं ठोस सॉलिड हैं या तो या सॉलिड हैं या तो गैस हैं। अब धातु अधातु के बाद ये कहा जाता है उपधातु, जिसे क्या कहते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल। मतलब क्या होगा आधा धातु, हल्का हल्का क्या होता है धातु होता है। कर जिन तत्वों में कुछ लक्षण धातुओं के हो तो कुछ लक्षण अधातुओं के पाए जाते हैं। मतलब क्या हो धातु अधातु दोनों के जब लक्षण पाए जाएंगे तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं के ऑक्साइड प्रायः जो उपधातु हैं इनके ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं उभयधर्मी। मतलब क्या होंगे दोनों के क्या होते हैं गुण पाए जाते हैं, तो इसी क्या कहता है इन्हें उभयधर्मी कहते हैं। कर बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी ये सब क्या है उपधातु हैं, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है अर्धचालक हैं। मतलब क्या है अर्धचालक मतलब थोड़ा चालक की बात थोड़ा कुचालक की बात क्या करते हैं अर्धचालक। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है धारा प्रवाहित होती है कि विद्युत चालकता ताप वृद्धि से बढ़ती है। जो क्या है जर्मेनियम और सिलिकॉन है क्या किया जाए टेम्परेचर क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी इसमें क्या होगी धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर नेक्स्ट है मिश्र धातुएं एलॉय। मतलब मिश्र धातुएं होती क्या हैं, मतलब जो धातु को क्या किया जाए मिलाकर जो धातु बनती है मतलब क्या किया जाए मिश्र धातु क्या होगी। आइए पहले पढ़ते हैं उसके बाद जानेंगे। धातुओं और अधातुओं के सरल मिश्रणों और ठोस विलयनों को जिनमें धात्विक गुण होते हैं मिश्र धातु कहते हैं। मतलब क्या किया जाए धातु और अधातु दोनों को क्या किया जाए थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाए। सरल मिश्रणों और ठोस विलयनों को जिनमें क्या कहते हैं धात्विक गुण होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या हो धात्विक गुण हो मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मरकरी के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। मरकरी का क्या किया जाए मिश्र धातु बनाया जाता है तो क्या कहलाएगा अमलगम कहलाएगा। अभी किसको किस में मिलाएंगे तो पता चलेगा। कर मिश्र धातु में कम से कम एक धात्विक तत्व अवश्य होता है। जो मिश्र धातु है उसमें क्या होंगे कम से कम क्या होगा एक धात्विक तत्व अवश्य होगा। मतलब कई क्या किए कई अधातु मिला दिए और उसमें क्या किया एक धातु मिलाना कंपलसरी होता है। जैसे पीतल या ब्रास बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कॉपर 70% होगा और जिंक 30%। कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पीतल बनेगा। और मैग्नीशियम 96 मैग्नीलियम बनाना है तो क्या बनेगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलकर बनता है क्या मैग्नीलियम। फिर स्टेनलेस स्टील मतलब क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील का होता है जो हम भगोना वगोना लेते हैं क्या होता है स्टेनलेस स्टील का होता है ना। तो इसमें क्या होगा फेरस कितने परसेंट है 8% की 82.4%। और फिर इसमें क्रोमियम है 10%, मैग्नीज है 0.35% और कार्बन है 0.25%। तो ये क्या है ये जो फेरस है 89.4% है, थोड़ा छोटा लिखा था। तो क्या है जो फेरस है क्या है 89.4%। इसमें क्या है 35% 0.35% मैग्नीज है Mg से मैग्नीशियम होता है Mn क्या होता है मैग्नीज है। और कार्बन कितना है 0.25% और क्रोमियम क्या है 10%। इन सबको मिलाकर क्या बनता है स्टेनलेस स्टील बनता है। तो परसेंटेज में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा पॉइंट का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता क्या है। अनुपात का नियम कह रहा है कि क्या थी एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था J.B. रिक्टर। इन्होंने क्या किया 1792 ईस्वी में इस नियम का क्या किया था प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने बताया कि जिस भार अनुपात में दो तत्व मान लीजिए क्या दो तत्व हैं जिस भार अनुपात में क्या ए व बी से क्या है संबंधित हैं पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व C से एक निश्चित भार में संयोग करते हैं उसी भार अनुपात में या उस भार अनुपात के सरल भिन्न में
वे दोनों तत्व ए और बी परस्पर संयोग करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए क्या है, दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दो तत्व क्या है, किसी तीसरे तत्व क्या है, कार्बन से इस प्रकार संयोग करेंगे। तो मान लीजिए इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और कार्बन और मिलकर क्या करेंगे, CH4। तो कह रहा है मतलब हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है 1, तो क्या 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16। तो दो संबंध है 16 के अनुपात में। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 16 भाग, 2 भाग हाइड्रोजन का और 16 भाग ऑक्सीजन। और इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का 4 भाग है और कार्बन का कितना भाग है, कार्बन का है 12 भाग। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें भी 4 कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 4 + 32। तो मतलब 4 और 32 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, ये है इसमें हाइड्रोजन बराबर है। कह रहा है मतलब जब क्या है, ये दोनों तत्व क्या हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन कार्बन से इस प्रकार क्या करता है, संयोग करता है कि क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, यदि आपस में संयोग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरे से कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या होगा, ये जो 32 और 12 के अनुपात में क्या करेंगे, दोनों संयोग करेंगे। तो 6 क्या होगा, कार्बन CO2 ये बनाएंगे तो कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा था वो क्या आ गया, हमारा सटीक बैठ गया कि मतलब क्या है, जिस अनुपात में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संबंधित है और कार्बन हाइड्रोजन संबंधित है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो क्या है, ये दोनों तत्व है, किसी तीसरे तत्व से ऑक्सीजन और कार्बन क्या करेंगे, यदि क्या करते हैं संयोग करते हैं तो क्या होगा, यह इनके सरल गुणक के रूप में क्या करते हैं, संयोग करेंगे। तो यही कहने का मतलब है। तो आइए देखते हैं, जेबी रिक्टर ने सन 1792 इस नियम को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या कहा, जिस भार अनुपात में दो तत्व पृथक पृथक, मतलब जो दो तत्व हैं क्या अलग अलग किसी तीसरे तत्व C के साथ, दो तत्व क्या होते हैं, A और B क्या है अलग, तीसरे तत्व C के साथ जिस भार अनुपात में क्या है, तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। A और B क्या है, A और B क्या करते हैं, तीसरे तत्व से मान लेते हैं C, इससे क्या है सरल भार अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ये इससे संयोग करता है, ये इससे संयोग करके करते हैं। तो कह रहा है संयोग करते हैं तो उसी भार अनुपात में उस भार अनुपात के सरल गुणक के सरल भिन्न में वे दोनों तत्व A और B परस्पर संयोग करेंगे। A C से क्या करता है जिस अनुपात में, और B C से जिस अनुपात में संयोग करता है, उनके उसी अनुपात में क्या उसी के सरल गुणक के रूप में क्या करें, A और B संयोग करेंगे। कह रहा है H2S और H2O और SO2 के तीनों यौगिक व्युत्क्रम अनुपात के नियम का क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो कह रहा है H2S क्या बनाएगा, H2S, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 32, इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, इसमें सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन 2 है, तो क्या है 32:32। तो मतलब कह रहा क्या, मतलब सरल गुणक के रूप 32 करिए क्या एक संबंध एक, यानी ये क्या सरल गुणक के रूप में या तो आएगा या तो क्या गए 32:16 के अनुपात में आएगा। तो कह रहा है H2S में हाइड्रोजन का 2 भाग सल्फर के 32 भाग से, और H2O में क्या ऑक्सीजन का 2 भाग क्या है हाइड्रोजन का 2 भाग, इसमें भी हाइड्रोजन का 2 भाग ऑक्सीजन के कितने भाग से 16 भाग से क्या करता है, संयोग करता है। अतः इस नियम में सल्फर ऑक्सीजन के साथ 32:16, इसमें क्या इस नियम में क्या ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के साथ किस रेशियो में 32:16 इसके सरल गुणनफल में संयोग करता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ कितने के रूप में 32:16 अथवा इसके सरल गुणनफल में संयोग करता है। वास्तव में दोनों क्या है 32:32 अथवा एक संबंध एक के अनुपात में SO2 में उपस्थित होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो क्या सल्फर और ऑक्सीजन मतलब 32 सल्फर और ऑक्सीजन यदि क्या करेंगे SO, यदि SO बनता है तो क्या करेगा सल्फर ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या होगा, सल्फर एक यहाँ ऑक्सीजन एक है, दोनों उससे क्या है सेम है, तो क्या होगा दोनों के सेम ही आएंगे। तो क्या है सल्फर 32 और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 16 रखा है तो क्या 16 रखेंगे और यहाँ 32:16 के अनुपात में करेगा। तो यहाँ 32 था और यहाँ 16, लेकिन क्या है यहाँ पर SO2 बनेगा तो क्या बनेगा एक संबंध है एक, यानी 32:32 के अनुपात में क्या करेगा
संयोग करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और व्युत्क्रम अनुपात का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अगला है रासायनिक तुल्यता नियम। अगला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो रासायनिक तुल्यता नियम ये क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात, मतलब जितना क्या कर रहे हैं हम किसी भी प्रयोग में क्या कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं अभिकारी हो गया, द्रव्यमानों का अनुपात तथा रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान तथा बी का अभिकारी द्रव्यमान क्या होगा, ए के तुल्यांकित द्रव्यमान और बी के तुल्यांकित द्रव्यमान के अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये क्या है, रासायनिक तुल्यता का नियम है। या पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान बटे ए का तुल्यांकित द्रव्यमान और बी का अभिकारी द्रव्यमान बटे बी का तुल्यांकित द्रव्यमान, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ बी के तुल्यांकों की संख्या, या पदार्थ ए के मिली तुल्यांकों की संख्या पदार्थ बी के मिली तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। कर 9.8 ग्राम H2SO4 के द्वारा NaCl का कितना द्रव्यमान वियोजित होगा। मतलब क्या करा है, 9.8 ग्राम का क्या, एक क्वेश्चन हल करते हैं। 9.8 ग्राम का क्या किया हमने, H2SO4 ले लिया, उसके द्वारा क्या होगा, NaCl का कितना द्रव्यमान क्या होगा, वियोजित होगा, मतलब टूटेगा। यदि 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और 2.75 ग्राम अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है तो माना द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। माना द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले NaCl H2SO4 से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि हम लगाते हैं यहाँ पर, इसमें क्या कहा, मान लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सही है, तब इसको क्या कीजिए, बताइए इसका आंसर। कर अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होगा। जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। माना वियोजित होने से पहले NaCl का द्रव्यमान x किलोग्राम था। तो वियोजित होने से पहले क्या NaCl क्या था, x ग्राम था, और 9.8 क्या है, H2SO4 है। H2SO4 कितना है, 9.8 ग्राम, यहाँ दिया क्वेश्चन में। फिर इसमें क्या है, सोडियम बाइसल्फेट कितना, 12 ग्राम है, और सोडियम बाइसल्फेट कितना अभिक्रिया के दौरान 2.75 ग्राम, मतलब HCl क्या है, और इसमें क्या है, HCl कितना 2.75 ग्राम। अब इतना टोटल कितना आ गया, 14.75 ग्राम। x बराबर 14.75 माइनस 9.8 यानी 4.95 ग्राम क्या हो गया, x का मान हमको 4.95 ग्राम मिल गया, ये हमको निकालना था। तो NaCl का मान कितना मिल गया, NaCl कितना मिल गया हमको 4.95, और जो HCl का द्रव्यमान इतना दिया है 12 ग्राम NaSO4, और यहाँ पर HCl से अभिक्रिया करते इतना ग्राम 275 ग्राम HCl अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया के दौरान HCl था इतना, इसमें जो HCl है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगा, इसको बुक से देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। तो कह रहा द्रव्य की कणिक या परमाणुविक प्रकृति, द्रव्य की कणिक यानी कण के रूप में भी द्रव्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बना है। जो द्रव्य है कहा गया क्या, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। ग्रीक भाषा में एटम शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य कण। मतलब ग्रीक शब्द में क्या होता है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या होता है, एटम। एटम मतलब परमाणु, अविभाज्य कण होता है। तो कह रहा परमाणु, परमाणु होता क्या है, तो अब जानते हैं, परमाणु ही जान लेते हैं। तो परमाणु होता है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं। मतलब कोई भी तत्व है जिसका क्या है, सूक्ष्मतम कण, जिससे क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही क्या, बिना अपघटित हुए मतलब नष्ट हुए भाग ले, परमाणु कहलाते हैं। मतलब क्या होंगे, बिना अपघटित हुए नष्ट हुए भाग लेंगे, क्या करेंगे, परमाणु करेंगे। और परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और वास्तविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। जो परमाणु है इसका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा, और इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है।
और परमाणु में सबसे छोटा तथा सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है। जो परमाणु है ये क्या होता है, जो सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु किसका है, हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या लगभग 0.028 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। और अन्य तत्वों की परमाणु की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU है। और परमाणु की आंतरिक संरचना क्या होती है, तो परमाणु की आंतरिक संरचना जान लेते हैं। अगला हेडिंग है परमाणु की आंतरिक संरचना। कर परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिनको अपरमाणविक कण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अपरमाणविक कण। मतलब परमाणु क्या होते हैं, स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो परमाणु क्या है, स्वयं ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अपरमाणविक कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब क्या बहुत सारे हैं, छोटे छोटे घटक है। तो क्या मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या इसके प्रमुख घटक हैं। तो अब आइए जानते हैं परमाणु भार होता क्या है, एटॉमिक वेट। परमाणु का तो भार भी तो होगा, परमाणु कोई भी चीज़ होगा उसका तो भार तो होगा ही। करा किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से क्या है, कितना गुना भारी है। मतलब किसी तत्व का एक परमाणु भार ज्ञात करना तो यह बताता है कि क्या है, जो उसका औसत परमाणु क्या है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या है 12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसी से क्या करते हैं हम, कार्बन परमाणु के समस्थान कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मतलब किसी परमाणु का भार ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए एक तत्व ए है, इसका परमाणु भार ज्ञात करना है, तो तत्व ए के औसत परमाणु का आयतन, मतलब तत्व ए के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे और उसके बाद कार्बन 12 A/12 गुणे कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग देंगे। तब जाकर हमें पता चलेगा कि मतलब क्या है उसका परमाणु भार कितना है। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU होता क्या है। AMU यह होता है कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान का, जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसकी एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। मतलब क्या 1 में 12 से, मतलब यदि ये 1 है तो उसमें क्या करेंगे 12 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसी को क्या किया माना जाता है एक AMU। और इसको संक्षेप में AMU या प्रतीक चिन्ह U से प्रदर्शित करते हैं। पहले AMU लिखते थे, अब क्या करें सिंपल भाषा में छोटा लेटर में U लिख देते हैं। तो एक AMU होता है 1/12 गुणे मास ऑफ 6 कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है एक AMU। कर ग्राम परमाणु भार होता क्या है, जब परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। अर्थात किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु भार के बराबर होता है उस तत्व का क्या कहता है, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। मतलब क्या करें, किसी तत्व का भार क्या है किलोग्राम में दिया, उसको क्या किया ग्राम में व्यक्त किया, क्या हो गया उसका ग्राम परमाणु भार हो गया। बस सिंपल सा ही कहना था। फिर कह रहा तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, मतलब किसी तत्व है उसके ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, किसी तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और बटे तत्व का ग्राम परमाणु भार से क्या करेंगे भाग देंगे, तो उसके ग्राम परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी, मतलब कितने परमाणु हैं। तो कह रहा प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु भार में उस तत्व के 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब कोई भी तत्व का उसकी 1 ग्राम परमाणु, जो उसका 1 ग्राम परमाणु है अर्थात 1 ग्राम परमाणु भार में उस तत्व के कितने होते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब 1 ग्राम परमाणु में भार में क्या होते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब समस्थानिकी द्रव्यमान क्या होता है, आइसोटोपिक मास, आइसोटोप्स टॉपिक मास क्या होगा, समस्थानिकी द्रव्यमान होता क्या है। तो आइए जानते हैं। करा कोई तत्व दिया है, एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान
6 कार्बन 12 के बराबर 12 स्केल पर, मतलब उसको क्या कीजिए 6 कार्बन 12 के क्या कीजिए 12 स्केल में उस समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब 6 कार्बन 12 के क्या किया द्रव्यमान को क्या कीजिए 12 से भाग दिया जाए तो उसको क्या कहलाता है समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। तो क्लोरीन 35 का समस्थानिक द्रव्यमान 34.96 और क्लोरीन 37 का 36.95 है। ये क्या है ये समस्थानिकी द्रव्यमान है। और औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। यदि औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इसको निम्न सूत्र से करेंगे। ये सब हम डिटेल के साथ आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए। वैसे भी पता है कि आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन किए रहेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ते रहिए, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आगे अभी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर से जब पढ़ेंगे तो क्या होगा एकदम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अभी हल्का फुल्का अभी इधर से घुस रहा होगा, उधर से उड़ जा रहा होगा। एक तरफ से एक कान से घुसाइए, दूसरे से निकाल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा तत्व का औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, कोई तत्व है इसका औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे परसेंटेज समस्थानिक की प्रतिशत प्रचुरता बटे 100 क्या करेंगे योग कर देंगे। टोटल का योग करेगा प्रतिशत समस्थानिक की प्रतिशत प्रचुरता बटे 100 से गुणा करके भाग देकर क्या करेंगे समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं एक प्यारा सा। कर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला नियान के 3 समस्थानिक 10 नियान 20। नियान क्या होता है नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका परमाणु भार 20। 10 नियान 20, 10 नियान 21, 10 नियान 22। ये क्या है 20, 21, 22 क्या होता है नियान क्या प्राकृतिक रूप में क्या होता है इसके 3 समस्थानिक 10 नियान 21 परमाणु क्रमांक 21 और क्या होंगे परमाणु भार क्या होंगे इसके भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक क्या हो समान है। तो नियान 21, 22, 23 है तथा प्रकृति में उसकी प्रतिशत उपलब्धता 90.51, 0.27 तथा 9.22 है। तो नियान का औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। अब इस नियान का क्या करना है औसत एवरेज परमाणु भार ज्ञात करना है। तो औसत परमाणु भार करा प्रतिशत उपलब्धता बटे 100, मतलब प्रतिशत उपलब्धता कितनी है इतना इतना इतना। सभी का क्या करना है योग करना है। तो सभी का योग कर दिए 90.51 बटे 100 गुणे 20 क्या इतना प्रतिशत उपलब्धता है और 21 की उपलब्धता क्या इतनी है, 22 की इतना है। इन टोटल का क्या गुणा करके क्या किया है प्रत्येक में 100 से गुणा करके 20, 25, 100 5 से भाग दिया 21 क्या इसमें इसका गुणा करके 100 से भाग दिया, इसमें इसके गुणा करके टोटल क्या करिए भाग दिया तो इतना AMU आ गया। तो औसत परमाणु भार कितना आ गया 20.179। तो क्या आ गया नियान का औसत परमाणु भार कितना आ गया 20.27179 देखो आप डिवाइड कीजिएगा सिंपल सा। करा बर्जीलियस की परिकल्पना। अब जानते हैं हमने आपने इसको सूत्र को पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आया होगा समस्थानिक की द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। अब क्या हुआ क्वेश्चन को सॉल्व किया इतना सिंपल लगा कि क्या किया ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन ही देता है, थ्योरी आपको लिखने का ज़्यादा नहीं देगा। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर करा बर्जीलियस की परिकल्पना। तो बर्जीलियस की परिकल्पना होती क्या है। करा बर्जीलियस साहब गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने के लिए बर्जीलियस साहब ने क्या किया गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने के लिए सन 1811 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने क्या किया एक परिकल्पना प्रस्तुत की जो डाल्टन परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या किया बर्जीलियस साहब ने क्या किया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित क्या की अपनी एक परिकल्पना दी। उन्हीं की क्या किया उन्हीं के परिकल्पना क्या किया थोड़ा बहुत सुधार उधार करके क्या किया एक परिकल्पना दिया। तो आइए जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि समान ताप और दाब पर मतलब क्या किया जाए कोई गैस है उसको क्या किया जाए समान ताप दिया जाए और समान दाब पर क्या है गैसों के
समान आयतनों में, मतलब क्या, जो गैस लिया जाए उस पर क्या उसका आयतन क्या होगा, समान। मतलब दो गैस लिया जाए उस पर क्या किया जाए, इस पर भी ताप समान दिया जाए, इसको भी ताप समान दिया जाए और दाब भी समान दिया जाए, और क्या किया जाए, बराबर बराबर आयतन में लिया जाए। तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होगी। मतलब कोई भी दो अलग अलग गैस लेते हैं और क्या किया जाए, उसको समान ताप समान दाब पर रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, बराबर आयतन लेते हैं। मतलब क्या, 1 लीटर इसको लिए, 1 लीटर उसको लिए, गैस लिए, 1 किलो गैस इसको लिए, 1 किलो गैस दोनों लिए, क्या हो गए, तो क्या होगी, उनमें क्या कर रहा है कि उनमें क्या होंगे, जो परमाणु की संख्या होगी क्या होगी, बराबर होगी। और यह परिकल्पना गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने में असफल रही, इसी कारण रद्द कर दी गई थी। गैलुसेक ने क्या किया था, इस नियम की क्या किया, यह व्याख्या नहीं, यह नहीं बताया कि मतलब क्या, समान ताप दाब पर क्या होते हैं, समान आयतन क्या होते हैं में परमाणु की संख्या बराबर होती है। गैलुसेक ने नहीं बताया था, इसलिए क्या हो गया था, गैलुसेक नियम को क्या किया था, रद्द कर दिया गया था इसी कारण से। कर अणु और अणुभार। अब जानते हैं अणु और अणुभार क्या होते हैं। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले अणु जानेंगे, उसके बाद अणुभार के बारे में जानेंगे। तो अणु होता क्या है, मॉलिक्यूल होते क्या हैं, पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणुओं से बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, अणुओं से बने होते हैं, और अणु क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। पदार्थ अणु से बनेंगे और अणु क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक, किसी पदार्थ में क्या होगा, तत्व या होगा या तो यौगिक होगा, कि सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके। मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या हो, स्वतंत्र अवस्था में रह सके, तथा जिनमें उस पदार्थ का सभी गुण उपस्थित हो, अणु कहलाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो क्या, स्वतंत्र रूप से रह सके और क्या हो, उसमें उस पदार्थ के क्या हो, सभी गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें क्या हो, उस पदार्थ की क्या हो, कोई भी किसी पदार्थ का क्या हो, वह सूक्ष्मतम कण जो क्या हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, लेकिन क्या हो, उस पदार्थ के सभी गुण क्या हो, पाए जाए, उसे क्या कहते हैं, अणु कहलाते हैं। अब अणुभार क्या होता है, अब अणु है तो उसमें भार होगा ही, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। कर तत्वों के परमाणु भारों के, कोई भी तत्व है उसके परमाणु भार के समान पदार्थों के अणुभार। तत्वों के परमाणु भारों के समान पदार्थों के अणुभार भी सापेक्ष भार हैं, कि सापेक्ष भार हैं। मतलब कहने का मतलब है क्या, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, मतलब कोई भी पदार्थ दिया है जो उसका अणुभार है, उसकी क्या वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। मतलब अणुभार क्या करता है, ज्ञात करता है कि मतलब क्या, कार्बन 12 परमाणु की क्या है, द्रव्यमान के उसके 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वही क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तो किसी पदार्थ का क्या करना है, हमको अणुभार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ लेंगे उसके क्या करेंगे, एक अणु का द्रव्यमान में क्या करेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से क्या किया जाए, 12 से भाग दिया जाए, और जो आए उसमें क्या करेंगे, पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान में भाग देंगे, तो क्या होगा, उस पदार्थ का अणुभार प्राप्त हो जाएगा। अब ग्राम अणुभार। अब क्या करेंगे, जब अणुभार को क्या करते हैं, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्राम में अणुभार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार क्या है, 2.016 और ग्राम अणुभार 2.16016 ग्राम। तो अणुभार क्या होगा, इतना है, और ग्राम में व्यक्त क्या हो गया, ग्राम अणुभार हो गया। तो कह रहा है किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु उस पदार्थ के ग्राम अणुभार में कितनी मात्रा को प्रदर्शित करता है, जितनी मात्रा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, वही क्या है, ग्राम अणुभार है। तो एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन O2 का 1 ग्राम अणु क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या, ऑक्सीजन O2 का 1 ग्राम अणु क्या करेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, पदार्थ की क्या करना है, ग्राम अणुओं की संख्या निकालना है, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, पदार्थ का द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और पदार्थ का ग्राम अणुभार हो जाएगा में क्या करेंगे, भाग देंगे। पदार्थ का द्रव्यमान में क्या करेंगे, पदार्थ के ग्राम अणुभार से ग्राम में और ग्राम अणुभार से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा, पदार्थ के अणुओं की संख्या निकल जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का 1 ग्राम अणु
अर्थात ग्राम अणुभार उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु में अणु होते हैं। अब अणुभारों की गणना, अब अणुभारों का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, गणना कैसे करते हैं। कर पदार्थ के अणुसूत्र और उसके घटक तत्वों के परमाणु भारों की जानकारी से पदार्थ के अणुभार की गणना की जा सकती है। ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है, आपको इसमें क्या किया गया, पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन सब का क्या किया गया, इसमें थोड़ा मिश्रित दिया गया है, शॉर्टकट में दे दिया। उसके बाद क्या किया, आपको विस्तार से आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्या केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम हलवा है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं। कर पदार्थ के अणुसूत्र और उसके घटक तत्वों के परमाणु भारों की जानकारी से पदार्थ के अणुभार की क्या कीजिए, गणना की जा सकती है। जैसे CO2 का अणुभार निकालना है तो कार्बन क्या है 12.0 और ऑक्सीजन को क्या होते हैं 2 × 16 और टोटल जोड़ेंगे 44.01 अणुभार निकल जाएगा। अब आयन भार निकालते हैं। कार्बन 12 स्केल की एक आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उस का आयन भार कहलाता है। मतलब कार्बन 12 के 12 स्केल पर किसी आयन का क्या है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उसका आयन भार कहलाएगा। जब क्लोरीन का माइनस कर देंगे तो क्लोरीन का क्या होता है 36.45 होता है, एक माइनस हो गया तो क्या होगा 35.45 हो गया। अब ग्राम आयन भार क्या होगा, ग्राम आयन क्या होगा, ग्राम में व्यक्त आयन को ही क्या कहते हैं, ग्राम आयन भार कहते हैं। और किसी आयन का कि उसके ग्राम आयन भार जितनी मात्रा को उसका ग्राम आयन कहते हैं। मतलब कह रहा है किसी आयन का क्या, उसके ग्राम आयन भार जितनी मात्रा को, मतलब ग्राम आयन भार की कितनी मात्रा, मतलब जितनी मात्रा, जितना ग्राम आयन भार है उतनी मात्रा को क्या कहते हैं, उसका ग्राम आयन कहते हैं। अब क्लोरीन माइनस का क्या है, ग्राम आयन क्या होगा 35.45। अब क्लोरीन आयनों को प्रदर्शित करता है। फिर अगला है सूत्रभार। तो सूत्रभार होता क्या, फार्मूला वेट। कर पदार्थ के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित उसके सूत्र यूनिट का कार्बन 12 यानी 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का क्या कहलाता है, सूत्रभार। और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार ग्राम सूत्रभार कहलाता। मतलब किसी को क्या कीजिए, रासायनिक सूत्र उसको क्या कहलाता, सूत्र यूनिट का, जो उसके सूत्र इकाई का जो क्या है, कार्बन 12 के क्या है 12 स्केल के सापेक्ष। मतलब कार्बन 12 को क्या कीजिए 12 भागों में बांट के उसके सापेक्ष जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, सूत्रभार। और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार क्या होता है, ग्राम सूत्रभार कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र यूनिट क्या है NaCl, NaCl का सूत्रभार हो जाएगा 23, Na सोडियम क्या है 23 है और 35.45 क्या है क्लोरीन है। तो क्या दोनों को जोड़ेंगे 58.45 और सूत्रभार क्या हो जाएगा 58.45 ग्राम है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने पूरे डिटेल के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। ये चैप्टर पूरे डिटेल के साथ है, ऐसा पूरी इतने डिटेल के साथ कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।